अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डी.एच. लॉरेंस की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उनका राइटिंग स्टाइल, उनकी राइटिंग की मेन थीम्स, उनके मेजर वर्क्स एंड हिज जनरल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1885 टू 1930। ही इज़ 20th सेंचुरी इंग्लिश राइटर, पोइट, ड्रामाटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड ही वॉज अ ट्रेवल राइटर ऑल्सो, बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट किया और काफ़ी सारे ट्रैवलॉग्स लिखे। एडिशनली वो एक पेंटर भी थे। इनकी लाइफ की एक ट्रेजिडी ये भी थी कि थ्रू आउट इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। उसकी रीज़न हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं बेसिस पे सेल्फ एग्जाइल में रहते थे और अपने इस एग्जाइल को इन्होंने सैवेज पिलग्रिमेज का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि वाई ही फेस टू मच कंडेम्पशन एंड क्रिटिसिज्म इन हिज लाइफ। एक्चुअली आपको पता है कि ये टाइम पीरियड था व्हेन विक्टोरियन एज वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मॉडर्निज्म, लेकिन अभी मॉडर्निटी इतनी कॉमन नहीं थी। लोगों के जो बिलीव्स थे वो विक्टोरियन ही थे। विक्टोरियन जो थे वो आपको पता है कैसे लोग थे, बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स और मॉरल कोड्स को फॉलो करने वाले। तो ऐसे में अभी सोसाइटी, लोगों का माइंडसेट जो था वो इस चेंज के लिए रेडी नहीं था। मींस जिन टॉपिक्स को लॉरेंस अपने वर्क्स में डिस्कस करते थे उन पे ओपनली बात करना अलाउड ही नहीं था। दोज टॉपिक्स वर और दोज टर्म्स वर टबू इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड में देखते हैं कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इमोरलिटी और ऑब्सेनिटी में इंडल्ज हो गया था। लोग मोरालिटी से, रिलीजन से बिल्कुल दूर हो गए थे। इसीलिए जहाँ बाकी पूरा इंग्लैंड इनके वर्क को कंडेम कर रहा था, वहीं E.M. फोस्टर जो है इनके बारे में रिमार्क्स देते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन। बहुत से इनके नॉवेल्स जो थे, फॉर इंस्टेंस सन्स एंड लवर, दी रेनबो, वीमेन इन लव को बैन कर दिया गया था इंग्लैंड में। ये इंपॉर्टेंट MCQ है PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पूछा जा सकता है कि वाई हिज नॉवेल्स वर बैंड। रीजंस मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली कि क्यों बैन किया जाता था, बिकॉज ऑफ देयर पोर्ट्रायल ऑफ सेक्सुअलिटी एंड यूज ऑफ एक्सप्लिसिट लैंग्वेज। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स सम जनरल फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ। इनके फादर जो थे आर्थर जॉर्ज लॉरेंस, ही वॉज अ कोल माइनर, और उनकी मदर थी एक स्कूल टीचर, और वो एक वेल एजुकेटेड और बहुत रिफाइंड सी लेडी थी। ये दोनों एक मीन्स इनके पेरेंट्स एक सोशल गैदरिंग में मिलते हैं और वहाँ लीडिया जो कि लॉरेंस की मदर है बड़ा अट्रैक्ट होती हैं आर्थर की पर्सनैलिटी से। बट आफ्टर देयर मैरिज लीडिया को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आर्थर के लाइफस्टाइल को देख के, क्योंकि जो कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं था उनकी लाइफ के अंदर। वो एक पॉवर्टी की लाइफ गुजार रहे थे और इनके रिलेशनशिप में एक टर्माइल क्रिएट हो जाता है। अब मैं यहाँ एक पॉइंट आपको मेंशन कर दूँ कि इनका जो नॉवल है सन्स एंड लवर्स, उसमें उसको लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कंसीडर किया जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग वो होती है जिसमें राइटर अपने पर्सनल लाइफ के फैक्ट्स के बारे में लिखता है। इस नॉवल में लॉरेंस ने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप दिखाया है थ्रू द पोर्ट्रायल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मोरेल। और इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है पॉल, वो लॉरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और लॉरेंस जो थे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी मदर के साथ, और नॉवल के अंदर हमें ये अटैचमेंट देखने को मिलती है मिसेस मोरेल और पॉल के कैरेक्टर के अंदर। इनकी वाइफ का नेम था फरीदा एंड शी वॉज अ जर्मन बाय ओरिजिन एंड शी वॉज 6 years ओल्डर दैन हिम, और ये उनकी एक ओल्ड प्रोफेसर की वाइफ थी। ही एलॉप्ड टू जर्मनी विद फरीदा। लेटर ऑन हर मदर डाइड ऑफ कैंसर, और लॉरेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रीफ था क्योंकि वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। अब इनके टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार 1 हो चुकी थी। मैंने आपको इनका टाइम पीरियड क्या बताया, 1885 टू 1930, और वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई थी, 1914 में। तो वर्ल्ड वार ने इनके व्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनके जो व्यूज़ थे रिलीजन को लेकर वो बिल्कुल चेंज हो गए एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वार। इन्हें लगता था कि क्रिश्चियनिटी इज़ नो लॉन्गर अ लिविंग रिलीजन। तो ये रिलीजन को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते अपने वर्क्स के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज some general views which you can observe in his works. इनके लिए जो रिलेशनशिप था बिटवीन मेन एंड वीमेन, इट वाज अ लॉन्ग बैटल। और आपको ये इनके वर्क्स में भी देखने को मिलेगा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मेन और वीमेन का रिलेशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो। आपको उसके अंदर एक अट्रैक्शन और रिपल्शन एट अ सेम टाइम नज़र आएगी। ही हेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड था, बट लॉरेंस जो थे वो इन एडवांसमेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। He believed in the power of the individual to break free from social constraints and find fulfillment through passion and authenticity. He believed the individual's liberty and freedom. वो बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल के पास
टोटल पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, वो अपनी लाइफ कैसी भी गुजारना चाहे, उसके ऊपर कोई भी सोसाइटी का प्रेशर नहीं होना चाहिए या फिर ट्रेडिशन की चेन्स में उसे ग्रैपल नहीं होना चाहिए. ही पोर्ट्रेड लव एज अ प्राइमल फोर्स एसेंशली फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड कनेक्शन. लव पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया इन्होंने. ही एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसुअलिटी एंड फिजिकलिटी इन रिलेशनशिप्स. Furthermore, he emphasized the emotional intensity in relationship. और particularly अगर मैं बात करूँ इनके वर्क Women in Love की, तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा उर्सुला एंड बिर्किन के कैरेक्टर के थ्रू. On the other side, he also portrayed the darker aspects of human nature. He highlighted the conflicts and complexity within relationship and struggles individuals face in navigating them. Again, you can observe the Rupert Birkin's character in Women in Love. Now, let's take a glimpse of his important works. The White Peacock, his first work, was published in 1911. His next work is Lady Chatterley's Lover, 1928. Next work is Sons and Lover, 1913. Women in Love, that was published in 1920. The Rainbow, 1950. The Rocking Horse Winner, 1926. The Virgin and the Gypsy, 1930. The Fox, 1923. The Plumed Serpent, 1926. And The Man Who Died, 1929. Now let's take a look of some major themes in his novels. So the first thing is sensuality. Next is autobiographical aspects. Next thing that you can observe through his characters is the psychoanalytical elements, feminism, love and individualism. I already discussed it that individualism पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे एक इंडिविजुअल के पर्सनल फ्रीडम के ऊपर. नेक्स्ट यू कैन एग्जामिन द क्लास स्ट्रगल. you will see the tension between different social classes और क्या इम्पैक्ट होता है क्लास डिस्टिंक्शन का किसी इंडिविजुअल पर और उसके रिलेशनशिप्स पर. नेक्स्ट जेंडर रोल्स. ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को क्वेश्चन करते थे, कॉम्प्लेक्स इंटेंस रिलेशनशिप दिखाते थे मैन एंड वुमेन का और इक्वालिटी पे फोकस करते थे. नेक्स्ट एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. आपके पास ये मॉडर्न थीम आ गया कि लॉरेंस जो थे वो ही frequently depicted his characters who feel alienated from the society or they were disconnected from the surroundings. So he highlighted the theme of isolation, which is again a modern theme. Last point that I want to add, and you can also consider it as the summary of today's lecture. It is basically a question that why Lawrence is considered modern writer or why D.H. Lawrence is a modern writer. So why is he modern writer? The modern themes in his writing such as individualism, sexuality, complexities of human relationships, ये सब modern themes है ना हमारे पास, हमें modern literature में देखने को मिलते हैं. और उसका जो यूज़ था न्यू नैरेटिव टेक्निक्स का. फॉर इंस्टेंस आपको करेक्टर्स का साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखने को मिलता है. तो वो क्या था कि जो कन्वेंशंस थे नॉवेल्स राइटिंग की उनको फॉलो नहीं करता था. इंस्टेड ही वॉज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू. लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड इज ही वाज डिस्कसिंग द टबू सब्जेक्ट्स. ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हिज डिस्कशन ऑफ टबू सब्जेक्ट्स मेक हिम अ मॉडर्न राइटर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. I hope you enjoyed the lecture. If you feel any ambiguity, you can ask me in the comment section. That was all for today. Allah Hafiz.